चैप्टर 3 आदम और ईव के जीवन का एक दिन। अपने स्वभाव, इतिहास और मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें अपने शिकारी भोजन संग्रहकर्ता पूर्वजों के दिमाग में उतरना होगा। हमारी प्रजाति के लगभग समूचे इतिहास के दौरान सेपियंस भोजन के लिए भटकने वालों के रूप में रहे। पिछले 200 साल सेपियंस निरंतर बढ़ती हुई तादाद में मजदूरों और कार्यालयीन कर्मचारियों के रूप में काम करते हुए अपना रोजमर्रा भोजन जुटाते रहे, और उसके पहले के 10,000 साल जिनके दौरान ज्यादातर सेपियंस ने खेतिहरों और चरवाहों के रूप में अपना जीवन बिताया, वे सारे साल उन दसियों हजारों सालों के मुकाबले में पलक झपकने की अवधि जैसे हैं, जिनके दौरान हमारे पूर्वजों ने शिकार और संग्रह किया था। विकासवादी मनोविज्ञान का समृद्धिशाली क्षेत्र तर्क देता है कि हमारी आज की बहुत सी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं ने इसी लंबे कृषि पूर्व युग के दौरान आकार लिया है। इस क्षेत्र के अध्येताओं का मानना है कि आज भी हमारे मनोमस्तिष्क शिकारी और संग्रहकर्ता जीवन के अनुरूप ढले हुए हैं। हमारी खाने की आदतें, हमारी तकरारें और हमारी काम वासना उस विधि का परिणाम है जिस विधि से हमारे शिकारी संग्रहकर्ता मानस आज विशाल नगरों, हवाई जहाजों, टेलीफोनों और कंप्यूटर से युक्त हमारे मौजूदा उत्तर औद्योगिक पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करते हैं। ये पर्यावरण हमें पिछली पीढ़ियों के मुकाबले कहीं अधिक भौतिक संसाधन और लंबे जीवन मुहैया कराता है, लेकिन ये अक्सर हमारे भीतर अलगावग्रस्त, अवसादग्रस्त और दबावग्रस्त होने का एहसास भी जगाता है। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए विकासवादी मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हमें शिकारी संग्रहकर्ताओं की उस दुनिया की गहराई में जाने की जरूरत है जिसने हमें आकार दिया है, वो दुनिया जिसमें हम अब भी अवचेतन रूप से निवास करते हैं। उदाहरण के लिए, लोग वो हाई कैलोरी भोजन क्यों ठूस ठूस कर खाते हैं जो उनके शरीर का कोई खास भला नहीं करता। आज के दौलतमंद समाज मोटापे की महामारी से गुजर रहे हैं, जो कि विकासशील देशों में भी तेजी से फैल रही है। जब तक हम भोजन की तलाश में भटकने वाले अपने पूर्वजों की भोजन संबंधी आदतों पर विचार नहीं करते, तब तक ये एक पहेली बनी रहेगी कि क्यों हम बड़ी मात्रा में अत्यंत मीठा और तेल युक्त भोजन करते हैं। जिन घास के मैदानों और जंगलों में ये पूर्वज रहते थे, वहां हाई कैलोरी मीठा भोजन अत्यंत दुर्लभ था और भोजन मात्र की आपूर्ति भी बहुत कम थी। 30,000 साल पहले के एक सामान्य भोजन खोजी की पहुंच सिर्फ एक ही तरह के मीठे खाद्य पदार्थ तक थी, पका हुआ फल। अगर प्रस्तर युग की किसी स्त्री को अंजीर से लदा कोई पेड़ दिख जाता, तो इससे पहले कि वहां के लंगूर उन अंजीरों को खाकर पेड़ को उजाड़ देते, वो स्त्री वहीं खड़े खड़े ज्यादा से ज्यादा अंजीर खा जाती। हाई कैलोरी भोजन को भरपेट खाने की हमारे जीन में जन्मजात प्रवृत्ति थी। हम आज भले ही जरूरत से ज्यादा भरे रेफ्रिजरेटर्स के साथ गगनचुंबी अपार्टमेंट्स में रहते हों, लेकिन हमारे डीएनए अभी भी घास के मैदान में ही रहते हैं। इसी के कारण हम समूचा बेन एंड जेरी ठूस कर उसके ऊपर से भारी भरकम कोक भी गटक लेते हैं। भोजन ठूसने के जीन की ये परिकल्पना व्यापक तौर पर मान्य है। दूसरी परिकल्पनाएं कहीं ज्यादा विवादास्पद हैं। उदाहरण के लिए, कुछ विकासवादी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन युग के भोजन खोजी समूहों में एक पति पत्नी युगलों पर केंद्रित छोटे परिवार नहीं होते थे। इसके बजाय भोजन खोजी लोग निजी संपत्ति, एकल पति पत्नी संबंधों और पितृत्व से वंचित समुदायों में रहते थे। इस तरह के समूह में एक स्त्री एक साथ
कई पुरुषों के साथ संसर्ग कर सकती थी, कई पुरुषों और स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध बना सकती थी और समूह के सारे सदस्य दल के बच्चों के लालन पोषण में सहयोग करते थे। चूंकि किसी भी मर्द को यह नहीं पता होता था कि उन बच्चों में से उसका अपना बच्चा कौन है, इसलिए मर्द सारे बच्चों के प्रति समान मात्रा में सहानुभूति रखते थे। इस तरह की सामाजिक बनावट कोई उन्मुक्त यौन संबंधों का कल्पना लोक नहीं है। प्राणियों, विशेष रूप से हमारे निकट संबंधियों, चिंपैंजियों और वानरों की दुनिया में इसके पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि आज भी ऐसी अनेक मानव संस्कृतियां हैं जिसमें सामूहिक पितृत्व की प्रथा है, जैसे कि उदाहरण के लिए बारी इंडियंस में। इस तरह के समाजों में प्रचलित विश्वास के मुताबिक किसी बच्चे का जन्म किसी एक पुरुष के शुक्राणु से नहीं, बल्कि स्त्री के गर्भ में शुक्राणुओं के जमाव से होता है। एक अच्छी मां खासतौर से गर्भवती होने के दौरान ये सुनिश्चित करेगी कि वो कई पुरुषों के साथ संभोग करे, ताकि उसके बच्चे में एक अच्छे शिकारी के ही नहीं, बल्कि एक अच्छे कहानी सुनाने वाले, सबसे बलवान योद्धा और सबसे सहृदय प्रेमी के गुण आए और उसे इन सब का पैतृक स्नेह प्राप्त हो। अगर ये बात हास्यास्पद लगती हो तो इस बात को ध्यान में रखें कि भ्रूण संबंधी आधुनिक अध्ययनों के विकसित होने के पहले लोगों के पास इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं होता था कि शिशुओं को कई सारे पिताओं के बजाय एक ही पिता जन्म देता है। इस प्राचीन कम्यून सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि आधुनिक दाम्पत्य संबंधों की विशेषता बन चुकी नियमित बेवफाइयां और बड़े पैमाने पर तलाक की घटनाएं और साथ ही बड़ी मात्रा में मानसिक ग्रंथियां, ये सब मनुष्यों को बलपूर्वक न्यूक्लियर फैमिलीज और मोनोगैमस रिश्तों में झोंकने का नतीजा है, क्योंकि ऐसे परिवार और वैवाहिक रिश्ते हमारे जैविक सॉफ्टवेयर से मेल नहीं खाते। बहुत से अध्येता इस धारणा को बुरी तरह से नकारते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि एक पति पत्नी संबंध और एकल परिवार की रचना करना मूलभूत मानवीय व्यवहार है। यद्यपि प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ता समाज आधुनिक समाजों के मुकाबले अधिक सामुदायिक और समतावादी होने की ओर प्रवृत्त हुआ करते थे। इन शोधकर्ताओं का मानना है कि तब भी ये समाज स्वतंत्र टोलियों से मिलकर बने थे, जिनमें से हर टोली में एक ईर्ष्यालु पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। इसीलिए आज एक पति पत्नी संबंध और एकल परिवार अधिसंख्य संस्कृतियों के मानक हैं और इसीलिए पुरुष और स्त्रियां अपने जीवन साथियों और बच्चों के मामले में बहुत हक जताने का भाव रखते हैं और इसीलिए उत्तरी कोरिया और सीरिया जैसे आधुनिक राज्यों में भी राजनैतिक सत्ता पिता से पुत्र के हाथ में जाती है। इस विवाद को हल करने और अपनी काम प्रवृत्ति, समाज और राजनीति को समझने के लिए हमें अपने पूर्वजों की जीवन परिस्थितियों को जानने और इस बात को जानने की जरूरत है कि 70,000 साल पहले हुई संज्ञानात्मक क्रांति और 12,000 साल पहले हुई कृषि क्रांति की शुरुआत के दरमियान सेपियंस किस तरह का जीवन जीते थे। दुर्भाग्य से भोजन की खोज में भटकने वाले हमारे पूर्वजों के जीवन के बारे में बहुत थोड़ी सी निश्चित बातें ज्ञात हैं। प्राचीन कम्यून और शाश्वत मोनोगैमी संप्रदायों के बीच की बहस थोथे साक्ष्य पर आधारित है। जाहिर है कि हमारे पास भोजन खोजियों के युग के कोई लिखित प्रमाण नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्यों में मुख्यतः अस्थियों और पत्थर के औजारों के जीवाश्म शामिल हैं। लकड़ी, बांस या चमड़े जैसी ज्यादा जल्दी नष्ट होने वाली सामग्री से बनी वस्तुएं सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही टिकी रह पाती हैं। ये आम धारणा कि कृषि पूर्व के मनुष्य प्रस्तर युग में रहते थे, इसी पुरातात्विक पूर्वाग्रह पर आधारित गलतफहमी है।
प्रस्तर युग को काष्ठ युग कहना ज्यादा सटीक होगा, क्योंकि प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर औजार लकड़ी से निर्मित थे। बची रह गई चीजों के आधार पर प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ताओं के जीवन की पुनर्रचना करना बहुत ज्यादा समस्या से भरा है। प्राचीन भोजन खोजियों और उनके कृषक तथा औद्योगिक वंशजों के बीच का सबसे स्पष्ट भेद यह है कि भोजन खोजियों के पास सबसे पहले तो बहुत थोड़ी सी वस्तुएं हुआ करती थी और इसने उनकी जिंदगियों में तुलनात्मक रूप से मामूली भूमिका निभाई। आधुनिक समृद्ध समाज के एक सामान्य सदस्य के पास उसके जीवन के दौरान लाखों वस्तुएं होती हैं, कारों और मकानों से लेकर इस्तेमाल कर फेंक दी जाने बच्चों की लंगोटियों और दूध के पैकेटों तक। शायद ही कोई गतिविधि, कोई विश्वास या कोई भावना तक ऐसी हो जो खुद हमारे द्वारा इजाद की गई वस्तुओं से प्रभावित ना होती हो। हमारी खाने की आदतें इसी तरह की वस्तुओं के अकल्पनीय ढेर से प्रभावित होती हैं, जिनमें चम्मचों और गिलासों से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं और भीमकाय जहाज तक शामिल हैं। खेलने के लिए हम ढेरों खिलौनों का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक कार्डों से लेकर 1 लाख सीट के स्टेडियमों तक। हमारे रोमांटिक और यौनपरक संबंध अंगूठियों, बिस्तरों, उत्तम वस्त्रों, सेक्सी चूड़ियों, कॉन्डोम्स, फैशनेबल रेस्टोरेंट्स, सस्ती सरायों, एयरपोर्ट लाउंजों, शादी हॉल्स और केटरिंग कंपनी से लैस होते हैं। धर्म हमारे जीवन में पवित्रता का संचार करने के लिए गॉथिक चर्चों, मुस्लिम मस्जिदों, हिंदू आश्रमों, टोरा स्क्रॉलों, तिब्बती प्रार्थना चक्रों, पादरियों की चौगों, मोमबत्तियों, अगरबत्तियों, क्रिसमस ट्रीज, मार्जा बाल्स, कब्र स्तंभों और मूर्तियों का इस्तेमाल करते हैं। जब तक हमें नया घर नहीं बदलना पड़ता, तब तक हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारा सामान कितना सर्वव्यापी है। भोजन खोजियों के पास जो कुछ भी होता था, उसे वे अपनी पीठ पर लादकर अपना घर हर महीने, हर हफ्ते और कभी-कभी हर दिन बदला करते थे। वहां कोई मूवीज कंपनियां, वैगन और यहां तक कि बोझा ढोने वाले जानवर भी नहीं हुआ करते थे, जिनकी मदद से बोझ को हल्का किया जा सकता। नतीजतन उन्हें बेहद जरूरी सामान से अपना काम चलाना पड़ता था। ऐसे में ये अनुमान लगाना तर्क संगत होगा कि उनके मानसिक, धार्मिक और भावनात्मक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बिना वस्तुओं की मदद के संचालित होता था। अब से 1 लाख साल बाद काम कर रहा कोई पुरातत्वविद किसी मस्जिद के खंडहर से खोद निकाली गई हजारों वस्तुओं के सहारे मुस्लिम आस्था और आचार पद्धति की एक मुनासिब तस्वीर गढ़ सकेगा। लेकिन प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ताओं के विश्वासों और अनुष्ठानों को समझने की कोशिश के मामले में हम ज्यादातर लाचारी की हालत में हैं। ये काफी कुछ वैसे ही दुविधा है जिसका सामना भविष्य के इतिहासकार को उस सूरत में करना होगा जब वो 21वीं सदी के अमेरिकी किशोरों के जीवन का चित्रण करने के लिए पूरी तरह से इन किशोरों के डाक से आए उन खतों पर निर्भर करेगा जो बचे रह गए होंगे, क्योंकि उनकी फोन पर हुई बातचीतों, ईमेल्स, ब्लॉग्स और टेक्स्ट मैसेजों का कोई रिकॉर्ड शेष नहीं होगा। इस तरह वस्तुओं पर भरोसा प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ताओं के वर्णन को पक्षपातपूर्ण बनाएगा। इसके उपचार का एक तरीका आधुनिक भोजन खोजी समाजों पर नजर डालना है। इनका अध्ययन मानव वैज्ञानिक पर्यवेक्षणों के सहारे सीधे सीधे किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक भोजन खोजी समाजों के आधार पर प्राचीन भोजन खोजी समाजों के बारे में धारणा कायम करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। प्रथमतः आधुनिक युग में बचे रह गए सारे भोजन खोजी समाज आसपास के खेतीहर और औद्योगिक समाजों से प्रभावित रहे हैं। नतीजतन ये माना जोखिमपूर्ण होगा
कि जो कुछ भी इनके बारे में सही है वही दसियों हजारों साल पहले भी सही था। दूसरे, आधुनिक भोजन खोजी समाज मुख्यतः खेती के लिए अनुपयुक्त कठिन जलवायु परक परिस्थितियों और दुर्गम इलाकों में बची रह सकी है। ऐसे समाज जिन्होंने खुद को दक्षिण अफ्रीका के कालाहरी रेगिस्तान जैसी जगहों की कठोर परिस्थितियों में ढाल लिया है, वे याग्स नदी घाटी जैसे उपजाऊ इलाकों के प्राचीन समाजों को समझने के लिए दिग्भ्रमित करने वाले मॉडल उपलब्ध करा सकते हैं। खास तौर से कालाहारी रेगिस्तान जैसे इलाकों की आबादी की सघनता उससे बहुत कम है जितनी वो प्राचीन याग्स के आसपास हुआ करती थी, और मानव समूहों के आकार, उस संरचना तथा उनके बीच के संबंधों के बुनियादी सवालों के संदर्भ में इसके व्यापक निहितार्थ हो सकते हैं। तीसरे, शिकारी संग्रहकर्ता समाजों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। वे दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ही भिन्न नहीं हैं, बल्कि एक ही क्षेत्र एक में भी भिन्न हैं। एक अच्छा उदाहरण वो व्यापक विविधता है जो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बीच जाकर बसने वाले प्रथम यूरोपीय लोगों ने इन आदिवासियों में देखी थी। अंग्रेजों के फतह के पहले इस महाद्वीप पर 3 लाख और 7 लाख के बीच की संख्या में शिकारी संग्रहकर्ता रहा करते थे, जो 200 से 600 जनजातियों में बटे थे, जिनमें से प्रत्येक जनजाति अनेक कबीलों में विभाजित थी। हर जनजाति की अपनी भाषा, अपना धर्म, अपने कायदे और रीति रिवाज थे, जिसे आज दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड के नाम से जाना जाता है। उसके आसपास कई पितृवंशीय कबीले रहते थे जो अपनी वंश परंपरा को पैतृक पक्ष से जोड़कर देखते थे। ये कबीले पूरी तरह क्षेत्रीय आधार पर आपस में जनजातियों में बंधे थे। इसके विपरीत उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई की कुछ जनजातियां व्यक्ति की मातृक कुल परंपरा को ज्यादा महत्व देती थी और व्यक्ति की जनजातीय पहचान उसके क्षेत्र के बजाय उसके कुल चिन्ह पर आधारित होती थी। ये बात किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए स्पष्ट होनी चाहिए कि प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ताओं में नस्ल परक और सांस्कृतिक विविधता समान रूप से प्रभावशाली थी, और ये कि कृषि क्रांति की पूर्व संध्या पर जो 50 लाख से 80 लाख तक भोजन भोजी दुनिया को आबाद किए हुए थे, वे हजारों अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के साथ हजारों अलग अलग जनजातियों में बटे थे। ये अत्यंत संज्ञानात्मक क्रांति की मुख्य विरासतों में से एक थी। कल्पना के अभ्युदय के कारण पर्यावरण की दृष्टि से एक जैसी परिस्थितियों में रह रहे समान आनुवंशिक बनावट वाले लोग भी बहुत अलग अलग तरह की कल्पित वास्तविकताओं को रचने में सक्षम थे, जो स्वयं को भिन्न मानकों और मूल्यों में व्यक्त करती थी। उदाहरण के लिए ये मानने के उचित कारण हैं कि जिस जगह आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खड़ी है, 30,000 साल पहले वहां रहने वाला एक भोजन खोजी कबीला उस कबीले से भिन्न भाषा बोलता होगा जो उस जगह रहता था जहां आज कैम्ब्रिज स्थित है। हो सकता है एक कबीला लड़ाकू रहा हो और दूसरा शांतिप्रिय रहा हो सकता है कैम्ब्रिज वाला कबीला सामुदायिक रहा जबकि ऑक्सफोर्ड वाला एकल परिवारों पर आधारित रहा हो सकता है ऑक्सफोर्ड वाले अपने संरक्षण देवदूतों की लकड़ी की मूर्तियां उकेरने में घंटों का समय बिताते रहे हों, जबकि कैम्ब्रिज वाले नाचते हुए उपासना करते रहे हों। ऑक्सफोर्ड वाले हो सकता है वे अवतार में विश्वास करते हों, जबकि कैम्ब्रिज वाले इसे मूर्खता समझते हों। एक समाज में समलैंगिक यौन संबंध स्वीकृत रहे हो सकते हैं, जबकि दूसरे में इस तरह के संबंध नाजायज माने जाते रहे हों। दूसरे शब्दों में, जहां आधुनिक भोजन खोजियों के मानव शास्त्रीय पर्यवेक्षण प्राचीन भोजन खोजियों के लिए उपलब्ध
कुछ संभावनाओं को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं, वहीं संभावनाओं का प्राचीन क्षितिज ज्यादा व्यापक था और इसका ज्यादातर हिस्सा हमारी दृष्टि से ओझल है। होमो सेपियंस की नैसर्गिक जीवन शैली को लेकर की जाने वाली उत्तेजित बहस से मुख्य मुद्दा नदारद है। संज्ञानात्मक क्रांति के बाद से सेपियंस की कोई एक नैसर्गिक जीवन शैली नहीं रही है। संभावनाओं के विस्मयकारी रंग पटल के बीच से चुनने के लिए सिर्फ सांस्कृतिक विकल्प ही है। मूल समृद्ध समाज। हम कृषि पूर्व दुनिया के जीवन के बारे में क्या सामान्यीकरण कर सकते हैं? ये कहना सुरक्षित प्रतीत होता है कि बड़ी तादाद में लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जिनमें कई दर्जन या बहुत से कई सौ व्यक्ति शामिल हुआ करते थे, और ये सारे व्यक्ति मनुष्य थे। इस आखिरी बात को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जाहिर सी बात नहीं है। कृषि और औद्योगिक समाजों के ज्यादातर सदस्य पालतू प्राणी होते हैं। वे निश्चय ही अपने मालिकों की बराबरी पर नहीं होते, लेकिन तब भी वे सदस्य तो होते ही हैं। आज न्यूजीलैंड नामक समाज में 45 लाख सेपियंस और 500 लाख भेड़ हैं। इस सामान्य नियम का सिर्फ एक अपवाद था, कुत्ता। कुत्ता पहला वो जानवर था जिसे होमो सेपियंस ने पालतू बनाया, और यह घटना कृषि क्रांति के पहले घटित हुई। विशेषज्ञों में ठीक ठीक तिथि को लेकर मतभेद है, लेकिन हमारे पास 15,000 साल पहले से पालतू कुत्तों के होने के निर्विवाद प्रमाण उपलब्ध हैं। मुमकिन है कि वे इसके हजारों साल पहले से मनुष्यों के समूह में शामिल हो चुके हों। कुत्तों का इस्तेमाल शिकार और लड़ाई के लिए और जंगली जानवरों तथा घुसपैठिए इंसानों के विरुद्ध चेतावनी व्यवस्था के तौर पर किया जाता था। पीढ़ियों के गुजरने के साथ ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से संवाद करने के लिए सह विकसित होती गई। अपने मानव साथियों की जरूरतों और भावनाओं के प्रति सर्वाधिक चौकस रहने वाले कुत्तों को अतिरिक्त संरक्षण और भोजन मिलता था, और उनके जीवन की संभावनाएं बढ़ जाती थी। इसी के साथ साथ कुत्तों ने अपनी जरूरतों के लिए लोगों को कंट्रोल करना सीख लिया। 15,000 साल लंबे संबंध ने मनुष्यों और कुत्तों के बीच उससे ज्यादा समझ विकसित की है, जितनी मनुष्यों और दूसरे प्राणियों के बीच विकसित हो सकी है। कभी कभी तो मरे हुए कुत्तों को इंसानों की तरह अनुष्ठान पूर्वक दफनाया जाता था। समूह के सदस्य एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह परिचित थे, जिंदगी भर दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरे रहते थे। अकेलापन और निजता बहुत विरल थी। पड़ोसी समूह शायद संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे और आपस में लड़ते भी थे, लेकिन उनके बीच दोस्ताना रिश्ते भी हुआ करते थे। वे सदस्यों का आदान प्रदान करते थे, साथ मिलकर शिकार करते थे, विलासिता की वस्तुओं का लेन देन करते थे, राजनीतिक गठबंधन तैयार करते थे और धार्मिक त्योहार मनाते थे। इस तरह का आपसी सहयोग होमो सेपियंस की एक महत्वपूर्ण पहचान थी, और वो उसे दूसरी मानव प्रजातियों से बेहतर बनाती थी। कभी कभी पड़ोसी समूहों के साथ ये रिश्ते इतने घनिष्ठ होते थे कि वे आपस में मिलकर एक कबीला तैयार कर लेते थे और साझा भाषा, साझा मिथकों और साझा मान्यताओं तथा साझा मूल्यों को अपना भी लेते थे। तब भी हमें इस तरह के बाहरी संबंधों के महत्व को बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। भले ही संकट की घड़ियों में पड़ोसी समूह एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाते थे, और भले ही वे कभी कभार शिकार करने को इकट्ठा हो जाते थे, मिलजुल कर दावतें करते थे, तब भी वे अपना अधिकांश वक्त पूरी तरह से अलग थलग रहकर और स्वतंत्रता पूर्वक बिताते थे। व्यापारिक लेन देन ज्यादातर सीपियों, रत्नों और रंगों जैसी विलासितापूर्ण वस्तुओं तक सीमित था।
इसका कोई प्रमाण नहीं है कि लोग फलों और मांस जैसी प्रमुख चीजों का व्यापारिक लेन देन करते थे या एक समूह का अस्तित्व दूसरे समूह से चीजों को आयात करने पर निर्भर करता था। समाज राजनीतिक संबंध भी छिटपुट ही हुआ करते थे। प्रजाति स्थायी राजनीतिक तंत्र की भूमिका नहीं निभाती थी और अगर इसके कोई अवसरानुकूल बैठक स्थल थे तो भी कोई स्थायी नगर या संस्थाएं नहीं थी। एक औसत व्यक्ति अपने समूह से बाहर के किसी व्यक्ति से मिले या संपर्क किए बिना कई महीने गुजार देता था और समूची जिंदगी में उसका आमना सामना कुछ सौ से ज्यादा मनुष्यों से नहीं होता था। सेपियंस की आबादी विशाल इलाकों में बहुत विरले ढंग से फैली हुई थी। कृषि क्रांति के पहले समूचे ग्रह के निवासी मनुष्यों की आबादी आज के काहिरा की आबादी से भी कम थी। ज्यादातर सेपियंस के समूह भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए सड़क पर रहते थे। उनका आवागमन मौसमों की तब्दीली से, जानवरों के सालाना स्थानांतरण और वनस्पतियों की पैदावार के आवर्तनों से प्रभावित होता था। वे सामान्यतः एक ही घरेलू दायरे में आते जाते रहते थे। कभी कभार किन्हीं प्राकृतिक आपदाओं, हिंसक तकरारों, जनसंख्या के दबावों की वजह से या करिश्माई नेता की पहल पर समूह नए इलाकों की तलाश में अपने इलाके से बाहर भी भटका करते थे। ये भटकाव मनुष्यों के विश्वव्यापी फैलाव में इंजन की भूमिका निभाते थे। अगर एक भोजन खोजी दल हर 40 साल में टूटता होगा और उसका अलग हुआ समूह पूर्व में 100 किलोमीटर दूर किसी नए इलाके में जा बसता होगा, तो पूर्वी अफ्रीका और चीन के बीच की दूरी लगभग 10,000 सालों में पार कर ली गई होगी। अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में जब भोजन के स्रोत खास तौर से विपुल थे, समूह वक्ती तथा स्थायी शिविरों में बस जाया करते थे। भोजन को सुखाने, धुआं देने या जम जाने की हद तक ठंडा करने की तकनीकों ने भी लंबे समय तक एक जगह पर बने रहने को मुमकिन बनाया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्री भोजन और जल पक्षियों से समृद्ध समुद्रों और नदियों के किनारे मनुष्यों ने स्थायी मछुआरे गांव बसा लिए। कृषि क्रांति से पहले के इतिहास की पहली स्थायी बस्तियां। ये मछुआरे कम से कम 45,000 साल पहले इंडोनेशियाई द्वीपों के तटों पर बसे हो सकते हैं। उन्होंने उन अंडों की भूमिका निभाई हो सकती है जहां से होमो सेपियंस ने महासागर पार करने में अपने पहले उद्यम की शुरुआत की होगी। ऑस्ट्रेलिया पर धावा। ज्यादातर निवास स्थलों पर सेपियंस दल लचीले और अवसर अनुकूल ढंग से अपना उदर पोषण करते थे। वे दीमकें चुराते, झड़बेरियां तोड़ते, कंदमूल खोदते, खरगोशों का पीछा करते और बाइसनों और भारी हाथियों का शिकार करते थे। शिकारी मानव होने की लोकप्रिय छवि के बावजूद संग्रह करना सेपियंस की मुख्य गतिविधि थी और यही उनके मुख्य कैलोरी और चकमक, लकड़ी तथा बांस जैसी कच्ची सामग्री का जरिया हुआ करती थी। सेपियंस सिर्फ भोजन और दूसरी चीजों की खोज में ही नहीं भटकते थे, बल्कि विज्ञान की खोज में भी भटकते थे। जीवित बने रहने के लिए उन्हें अपने इलाके के विस्तृत मानसिक नक्शे की भी जरूरत होती थी। भोजन की अपनी रोजमर्रा की खोज की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें हर पौधे के विकास की प्रक्रियाओं और हर जानवर की आदतों को समझना भी जरूरी था। उनके लिए ये जानना जरूरी था कि कौन सा भोजन पोषक है, किसे खाने से बीमार पड़ जाते हैं और किस तरह खाने की दूसरी चीजों को इलाज की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनके लिए मौसमों की गति को समझना और ये जानना जरूरी था कि आंधी, तूफान या सूखे की सूचना देने वाले संकेत क्या होते हैं। उन्होंने हर जल प्रवाह, हर अखरोट वृक्ष, भालू की हर गुफा और अपने आसपास जमा हर चकमक पत्थर का बारीकी से अध्ययन किया था। हर व्यक्ति को यह समझना जरूरी था कि पत्थर का चाकू कैसे बनाया जाए, खरगोश को फंसाने का जाल
कैसे तैयार किया जाए और हिमस्खलनों, संप्रदंश या भूखे शेर का मुकाबला कैसे किया जाए। इन बहुत सी योग्यताओं में पारंगत होने के लिए कई वर्षों का प्रशिक्षण और अभ्यास जरूरी होता था। एक औसत भोजन खोजी मिनटों में किसी चकमक पत्थर को भाले की नोक में बदल देता था। जब हम इस करतब की नकल करने की कोशिश करते हैं तो बुरी तरह नाकामयाब होते हैं। हमें से ज्यादातर लोग चकमक और बासाल्ट पत्थर के गुणों और उन्हें ठीक तरह से क्रियाशील करने की परिचालन विधि से नावाकिफ होते हैं। दूसरे शब्दों में, एक औसत भोजन खोजी को अपने परिवेश की अपने आधुनिक वंशजों के मुकाबले कहीं ज्यादा व्यापक, गहरी और विविध जानकारी होती थी। आज के औद्योगिक समाज में ज्यादातर लोगों को जीवित बने रहने के लिए नैसर्गिक जगत के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती। एक कंप्यूटर इंजीनियर, इंश्योरेंस एजेंट, इतिहास के अध्यापक या किसी फैक्ट्री के कामगार के रूप में जीवन चलाने के लिए आपको वाकई क्या जानने की जरूरत है। आपको अपने छोटे से उद्यम के बारे में भरपूर जानकारी होना भर जरूरी है, लेकिन जीवन की विपुल जरूरतों के संदर्भ में आप उन दूसरे विशेषज्ञों की मदद पर अविचारित ढंग से निर्भर करते हैं, जिनका खुद का ज्ञान भी उनके अपने छोटे से क्षेत्र तक सीमित होता है। सामूहिक स्तर पर आज का मनुष्य प्राचीन समूहों के मुकाबले बहुत ज्यादा जानता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर प्राचीन खोजी लोग इतिहास के सबसे ज्यादा जानकार और दक्ष लोग हुआ करते थे। इस बात के कुछ साक्ष्य हैं कि भोजन खोजी युग के बाद से औसत सेपियंस के मस्तिष्क का आकार वास्तव में घटा है। उस युग में जीवित बने रहने के लिए हर किसी में उत्कृष्ट मानसिक क्षमताओं का होना जरूरी था। जब कृषि और उद्योग का आगमन हुआ तो लोग अपने जीवन के लिए उत्तरोत्तर दूसरों की विशेषज्ञता पर निर्भर होते गए और मंद बुद्धि लोगों के लिए नए अवसर खुलते गए। आप एक पनहारे या असेंबली लाइन वर्कर के रूप में काम करते हुए अपना जीवन गुजार सकते हैं और अपना साधारण जीन अगली पीढ़ी को सौंप सकते हैं। भोजन खोजी न सिर्फ अपने आसपास के जानवरों, वनस्पतियों और वस्तुओं की दुनिया के ज्ञान में पारंगत थे, बल्कि अपने शरीरों और इंद्रियों की आंतरिक दुनिया के ज्ञान में भी निपुण थे। वे घास में हल्की सी सरसराहट सुनकर पता लगा लेते थे कि वहां कोई सांप तो नहीं है। वे फलों, मधुमक्खियों की छत्तों और पक्षियों के घोंसलों का पता लगाने के लिए वृक्षों की पत्तियों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया करते थे और अत्यंत चुस्त और दक्ष तरीके से बैठना, चलना और दौड़ना जानते थे। शरीर का विविध और निरंतर इस्तेमाल उन्हें मैराथन धावकों जैसा तंदुरुस्त रखता था। उनके शरीरों में ऐसा फुर्तीलापन होता था जैसा आज के लोग योग और ताइची का वर्षों अभ्यास करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते। शिकारी संग्रहकर्ताओं की जीवन शैलियां अलग अलग इलाकों और मौसमों के हिसाब से खासे भिन्न हुआ करती थी, लेकिन कुल मिलाकर लगता है कि भोजन खोजियों ने उनके पदचिन्हों पर चलने बाद के खेतीहरों, गडरियों, मजदूरों और ऑफिस क्लर्कों के मुकाबले कहीं ज्यादा आरामदेह और फलदायी जीवन शैली का आनंद उठाया था। जहां आज के समृद्ध समाजों में लोग हफ्ते में 40 से 45 घंटे काम करते हैं और विकासशील देशों में लोग हफ्ते में 60 और 80 घंटों तक काम करते हैं, वहीं कालाहारी रेगिस्तान जैसे नितांत दुर्गम स्थलों पर रहने वाले आज के समय के शिकारी संग्रहकर्ता हफ्ते में औसतन 35 से 40 घंटे काम करते हैं। वे हर 3 में से 1 दिन शिकार करते हैं और संग्रह का काम प्रतिदिन 3 से 6 घंटे का वक्त लेता है। सामान्य दिनों में समूह के उदर पोषण के लिए इतना पर्याप्त होता है। कतई मुमकिन है कि कालाहारी से बेहतर उपजाऊ क्षेत्रों में रहने वाले प्राचीन शिकार संग्रहकर्ता भोजन और कच्चा माल हासिल करने में इससे भी कम समय खर्च करते हों। इसके अलावा भोजन खोजियों के
गृहस्थी के कामकाज का बोझ भी बहुत हल्का होता था। ना उन्हें बर्तन मांजने पड़ते थे, ना कारपेट की धूल हटानी पड़ती थी, ना फर्श साफ करना पड़ता था, ना चड्डियां बदलनी पड़ती थी और ना बिलों का भुगतान करना पड़ता था। भोजन खोजी अर्थव्यवस्था ज्यादातर लोगों के लिए उसे कहीं ज्यादा दिलचस्प जीवन सुलभ कराती थी जितना कृषि या उद्योग कराते हैं। आज एक चीनी फैक्ट्री की कर्मचारी सुबह लगभग 7 बजे घर से निकलती है, प्रदूषित सड़कों से होकर फैक्ट्री तक पहुंचती है और हर दिन 10 लंबे और दिमाग को सुन्न कर देने वाले घंटों तक एक ही मशीन पर एक ही तरह का काम करने के बाद शाम को लगभग 7 बजे वापस घर पहुंचती है और घर पहुंचकर बर्तन साफ करती है व कपड़े धोती है। हो सकता है 30,000 साल पहले एक चीनी भोजन खोजी अपना शिविर छोड़ अपने साथियों के साथ सुबह 8 बजे निकलता हो। वे पास के जंगलों और चारागाहों में भटकते हुए मशरूम इकट्ठा करते, कंदमूल खोदते, मेंढकों को पकड़ते और कभी कभार शेर से बचकर भागते। दोपहर की शुरुआत में वे अपना भोजन तैयार करने शिविर में वापस आ जाते। इससे पहले उन्हें गप लगाने, किस्से सुनाने, बच्चों के साथ खेलने और घर पर बने रहने के लिए ढेर सारा समय मिल जाता था। बेशक कभी कभी उन्हें शेर दबोच लेता था या सांप काट लेता था, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं और औद्योगिक प्रदूषण से नहीं निपटना पड़ता था। ज्यादातर जगहों पर और ज्यादातर समय भोजन खोज आदर्श पोषण उपलब्ध कराता था। ये आश्चर्य की बात कतई नहीं है। ये सैकड़ों हजारों साल तक मनुष्य का भोजन रहा था। मनुष्यों का शरीर इसके एकदम अनुरूप ढला हुआ था। जीवाश्मीकृत कंकालों के साक्ष्य संकेत करते हैं कि प्राचीन भोजन खोजियों के भूखे रहने या कुपोषण का शिकार होने की बहुत कम संभावनाएं थी और वे सामान्यतः अपने कृषक वंशजों के मुकाबले लंबे और तगड़े होते थे। समझा जाता है कि औसत आयु मात्र 30 से 40 वर्ष थी, लेकिन इसकी वजह मुख्यतः बड़ी तादाद में बाल मृत्यु की घटनाएं थी। जो बच्चे जोखिम भरे शुरुआती वर्ष निकाल ले जाते थे, उनकी 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचने की भरपूर संभावना होती थी। यहाँ तक कि कुछ 80 साल तक जी जाते थे। आधुनिक भोजन खोजियों में 45 साल की स्त्री 20 साल और जीवित रहने की उम्मीद कर सकती है और इन भोजन खोजियों की 5.8% आबादी 60 से ऊपर की उम्र की है। भोजन खोजियों की कामयाबी का रहस्य, जिसने उनके भूखे रहने और कुपोषण का शिकार होने से रक्षा की, उनके विविध किस्म के भोजन हुआ करते थे। कृषक लोग बहुत ही सीमित और असंतुलित भोजन की ओर प्रवृत्त होते थे। खास तौर से पूर्व आधुनिक समय में खेतिहर आबादी का पोषण करने वाली ज्यादातर कैलोरी किसी एक अनाज से मिलती थी, जैसे कि गेहूं, आलू या चावल, जिसमें उन कुछ विटामिन, खनिजों और दूसरे पोषक तत्वों का अभाव होता है जिनकी जरूरत मनुष्य को होती है। पारंपरिक चीन का एक सामान्य किसान नाश्ते में चावल खाता था, दोपहर के भोजन में चावल खाता था और रात के भोजन में भी चावल ही खाता था। अगर वो सौभाग्यशाली होता तो इसी भोजन की उम्मीद वो अगले दिन भी करता था। इसके विपरीत प्राचीन भोजन खोजी नियमित रूप से दर्जनों तरह की भोजन सामग्री खाया करता था। मुमकिन है कि किसान की भोजन खोजी परदादी ने नाश्ते में झड़बेरियां और मशरूम खाए हों, दोपहर के भोजन में फल, घोंगे और कछुआ खाए हों और रात के भोजन में जंगली प्याज के साथ खरगोश का गोश्त खाया हो। अगले दिन की खाने की लिस्ट पूरी तरह भिन्न रही हो सकती थी। इस विविधता से प्राचीन भोजन खोजी के लिए सारे जरूरी पोषक तत्वों का मिलना सुनिश्चित हो जाता था। इसके अतिरिक्त किसी एक किस्म के भोजन पर निर्भर ना होने के कारण उन्हें किसी एक भोजन का स्रोत खत्म जाने की हालत में किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता था। जब सूखे, आग या भूकंप से
चावल या आलू की फसल बर्बाद हो जाती है तो कृषक समाजों को अकाल की तबाही झेलनी पड़ती है। भोजन खोजी समाज प्राकृतिक आपदाओं से शायद ही बचे हुए हों। उनके जीवन में अभाव और भूख के दौर आते रहते थे, लेकिन वे सामान्यतः इस तरह की विपत्तियों से आसानी से निपट पाते थे। अगर उन्हें कुछ कच्ची भोजन सामग्री से वंचित हो जाना पड़ता था तो वे किन्हीं दूसरी प्रजातियों को बटोर सकते थे या उनका शिकार कर सकते थे या किसी ऐसे इलाके में जा सकते थे जिसमें भोजन की उतनी कमी नहीं होती थी। प्राचीन भोजन खोजियों को छूत के रोग भी कम झेलने पड़ते थे। ज्यादातर छूत की बीमारियां जैसे कि चेचक, खसरा और तपेदिक, जिन्होंने कृषक और औद्योगिक समाजों को त्रस्त किया है, वे कृषि क्रांति के बाद ही पालतू जानवरों से उत्पन्न हुई थी और मनुष्यों में फैली थी। प्राचीन भोजन खोजी जिन्होंने सिर्फ कुत्तों को पाला हुआ था, वे इस तरह की विपत्तियों से मुक्त थे। इसके अलावा कृषक और औद्योगिक समाजों में ज्यादातर लोग घनी और स्वास्थ्य की दृष्टि से गंदी स्थायी बस्तियों में रहते थे, जो लोगों के आदर्श अड्डे होते हैं। भोजन खोजी धरती पर उन छोटे छोटे समूहों में घूमते थे जो महामारियों को टिकने नहीं दे सकते थे। पौष्टिक और विविध किस्म का भोजन, काम करने का अपेक्षाकृत संक्षिप्त समय और छूत के रोगों की कमी जैसी चीजों के कारण बहुत से विशेषज्ञों ने कृषि पूर्व भोजन खोजी समाजों को मूल समृद्ध समाजों के रूप में परिभाषित किया है। हालांकि इन प्राचीनों के जीवन को आदर्शीकृत करना गलत होगा। यद्यपि वे कृषक और औद्योगिक समाजों में ज्यादातर लोगों के मुकाबले बेहतर जीवन जीते थे, तब भी उनकी दुनिया कठोर और निर्मम रही हो सकती है। अभाव और विपत्ति के दौर असामान्य नहीं थे। बाल मृत्यु दर बहुत अधिक थी और जो दुर्घटना आज एक मामूली सी चीज हो सकती है, वो उस जमाने में बहुत आसानी से मौत का पैगाम साबित हो सकती थी। बहुत से लोग शायद घुमक्कड़ समूहों के आत्मीय वातावरण से आनंदित होते होंगे, लेकिन वे बदकिस्मत लोग जिन्हें अपने साथियों के विद्वेष या उपहास को झेलना पड़ता होगा, उन्हें भीषण तकलीफ उठानी पड़ती होगी। आधुनिक भोजन खोजी आम तौर से उन बूढ़े या अपंग लोगों को न केवल त्याग देते हैं बल्कि मार भी देते हैं जो समूह के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। अवांछित शिशुओं और बच्चों को मार दिया जा सकता है और ऐसे भी प्रकरण देखने में आए हैं जिनमें धर्म से प्रेरित होकर मनुष्यों की बलि चढ़ा दी जाती है। शिकारी संग्रहकर्ता आचे, जो 1960 के दशक तक पैराग्वे के जंगलों में रहते थे, भोजन आखेट के अंधेरे पक्ष की एक झलक उपलब्ध कराते हैं। जब समूह का कोई सम्मानित सदस्य मरता था तो आचे एक छोटी बच्ची की हत्या कर दोनों को एक साथ दफना दिया करते थे। जिन मानव शास्त्रियों ने आचे का साक्षात्कार लिया है, उन्होंने एक ऐसे प्रकरण का उल्लेख किया है जिसमें एक समूह के अधेड़ उम्र के एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया था जो बीमार पड़ गया था और दूसरे लोगों के साथ चल पाने में असमर्थ हो गया था। उसे एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया गया था। गिद्ध उसे अच्छा खासा भोजन समझकर उस पर मंडराने लगे, लेकिन वो आदमी चंगा हो गया और तेजी से भागकर किसी तरह समूह के साथ हो लिया। उसका शरीर पक्षियों की बीट से ढका हुआ था, इसलिए उसके बाद उसका उपनाम गिद्ध बीट रख दिया गया। जब कोई बूढ़ी आचे स्त्री बाकी समूह पर बोझ बन जाती थी तो कोई नौजवान चुपचाप पीछे से जाकर उसके सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर देता था। एक आचे ने जंगल के अपने अच्छे दिनों के किस्से उत्सुक मानव शास्त्रियों को सुनाए थे। जैसी कि प्रथा थी, मैं बूढ़ी स्त्रियों की हत्या किया करता था, मैं अपनी चाचियों की हत्या किया करता था। स्त्रियां मुझसे डरती थी। अब यहां गोरों के साथ मैं कमजोर हो गया हूं। जो बच्चे बिना बालों के पैदा होते थे, उन्हें
अविकसित मानकर तुरंत मार दिया जाता था। एक औरत ने याद करते हुए बताया कि उसकी पहली बच्ची को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि समूह के आदमी एक और लड़की नहीं चाहते थे। एक अन्य अवसर पर एक आदमी ने एक छोटे बच्चे को मार दिया था क्योंकि उसका मूड खराब था और बच्चा रो रहा था। एक अन्य बच्चे को जिंदा दफना दिया गया था क्योंकि वो हास्यास्पद प्रतीत होता था और दूसरे बच्चे उसे देखकर हंसते थे। हमें आचे लोगों के बारे में बहुत जल्दबाजी में राय कायम करने को लेकर हालांकि सावधानी बरतनी होगी। जिन मानव शास्त्रियों ने उनके साथ रहते हुए सालों बिताए हैं, वे बताते हैं कि वयस्कों के बीच हिंसा की घटनाएं बहुत विरल थी। औरत और मर्द दोनों अपने जोड़ीदारों को बदलने के मामले में आजाद थे। वे हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते थे। उनमें नेतृत्व को लेकर ऊंच नीच का कोई क्रम नहीं था और वे तानाशाह प्रवृत्ति के लोगों से सामान्यतः दूर रहते थे। अपने थोड़े से सामान के साथ वे बेहद दरियादिल हुआ करते थे और कामयाबी या धन का उन्हें कोई मोह नहीं था। वे अपनी जिंदगी में अच्छे परस्पर सामाजिक व्यवहार और आला दर्जे की दोस्ती को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। बच्चों, बीमारों और बूढ़ों की हत्याओं के प्रति उनका नजरिया वैसा ही था जिस तरह आज बहुत से लोगों का गर्भपात और इच्छा मृत्यु को लेकर है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आचे लोग पैराग्वे के किसानों के हाथों निर्मम तरीके से मार दिए गए। अपने दुश्मनों से बच निकलने की जरूरत ने शायद आचे लोगों को किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रति असाधारण रूप से कठोर रवैया अपनाने को विवश किया था जो समूह पर बोझ बन सकता था। वास्तविकता यह है कि हर मानव समाज की तरह आचे समाज बहुत जटिल था। हमें सतही जानकारी के आधार पर उसे राक्षसी साबित करने या उसका आदर्शीकरण करने से बचना चाहिए। आचे ना तो देवदूत थे और ना ही नरकदूत थे, वे भी मनुष्य ही थे। उसी तरह प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ता भी मनुष्य ही थे। बतियाती हुई प्रेतात्माएं। प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ताओं के आध्यात्मिक और मानसिक जीवन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अनुमान योग्य और वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर हम कुछ आत्मविश्वास के साथ भोजन खोजी अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों का खाका तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति को जीवित बने रहने के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरीज की आवश्यकता थी, 1 किलोग्राम अखरोट से कितनी कैलोरीज हासिल की जाती थी और 1 वर्ग किलोमीटर जंगल से कितने अखरोट इकट्ठे किए जा सकते थे। इन आंकड़ों के साथ हम उनके भोजन में अखरोट के सापेक्षिक महत्व के बारे में एक अक्लमंदीपूर्ण अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अखरोट को वे भोग विलास समझते थे या नीरस भोजन समझते थे? क्या उनका विश्वास था कि अखरोट के वृक्षों में आत्माओं का वास था? क्या उन्हें अखरोट की पत्तियां सुंदर लगती थी? अगर कोई भोजन खोजी लड़का किसी भोजन खोजी लड़की को किसी रोमांटिक जगह पर ले जाना चाहता था तो क्या अखरोट के दरख्त की छाया पर्याप्त होती थी? विचारों, विश्वासों और एहसासों की दुनिया को समझना सहज ही मुश्किल काम है। ज्यादातर अध्येता इस बात पर सहमत हैं कि जीववादी विश्वास प्राचीन भोजन खोजियों में आमतौर पर मौजूद हुआ करते थे। जीववादी एनिमिज्म, जो आत्मा या जीव के लिए लैटिन के एनिमा से बना है, ये विश्वास है कि लगभग सब जगह, हर प्राणी, हर वनस्पति और हर कुदरती सृष्टि में चेतना और अनुभूतियां मौजूद होती हैं और वे सब सीधे सीधे मनुष्य के साथ संवाद कर सकते हैं। इस तरह जीववादियों का ये विश्वास हो सकता है कि पहाड़ी के शिखर की विशाल चट्टान की आकांक्षाएं और जरूरतें हैं। वो चट्टान लोगों के लिए कृत्य से खफा हो सकती है और इन्हीं दूसरे कृत्यों से आनंदित हो सकती है। वो चट्टान लोगों को डांट सकती है या किसी
अनुग्रह का आग्रह कर सकती है। वहीं मनुष्य उस चट्टान को मनाने या धमकाने के लिए उसे संबोधित कर सकते हैं। सिर्फ चट्टान ही नहीं, बल्कि पहाड़ी की तलहटी का बलूत का पेड़ भी एक सजीव सत्ता है। और उसी तरह पहाड़ी के नीचे बहती नदी, जंगल के बीच की खुली जगह में फूटता झरना, उसके इर्द गिर्द उगी झाड़ियां, उस खुली जगह तक जाने का रास्ता, वहां का पानी पीते चूहे, लोमड़ियां और कौवे भी सजीव सत्ताएं हैं। जीववादी की दुनिया में चीजें और जीवित वस्तुएं ही सजीव सत्ताएं नहीं हैं, अशारीरिक सत्ताएं भी हैं। मृतकों की आत्माएं और शुभ और अशुभ सत्ताएं, उस तरह की सत्ताएं जिन्हें हम आज दैत्यों, परियों और फरिश्तों की संज्ञा देते हैं। जीववादी विश्वास करते हैं कि मनुष्यों और दूसरी सत्ताओं के बीच कोई अवरोध नहीं है। वे सब बोलने, गाने, नाचने और उत्सव मनाने के माध्यम से आपस में संवाद कर सकते हैं। कोई शिकारी हिरणों के झुंड को संबोधित कर उनमें से किसी एक से खुद को बलि देने को कह सकता है। अगर शिकार कामयाब रहा तो शिकारी मृत जानवर से क्षमा कर देने का अनुरोध कर सकता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो ओझा वो बीमारी पैदा करने वाली आत्मा से संपर्क कर उसे शांत कर सकता है या उसे डरा कर भगा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो ओझा दूसरी आत्माओं से मदद का आग्रह कर सकता है। कम्युनिकेशन के इन सारे कृत्यों की विशेषता ये है कि संबोधित की गई सत्ताएं स्थानीय सत्ताएं होती हैं। वे हमेशा व्याप्त देवता नहीं है, बल्कि कोई खास हिरण, कोई खास वृक्ष, कोई खास नदी या कोई खास भूत होते हैं। जिस तरह मनुष्य और दूसरी सत्ताओं के बीच कोई अवरोध नहीं है, उसी तरह उनके बीच कोई सख्त क्रमबद्धता भी नहीं है। गैर मानवीय सत्ताओं का अस्तित्व मनुष्यों की महज जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं है। ना ही वे सर्वशक्तिमान देवता हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया को चलाते हों। दुनिया ना तो मनुष्यों के इर्द गिर्द घूमती है और ना ही किन्हीं अन्य सत्ताओं के समूह के इर्द गिर्द घूमती है। जीववाद कोई विशिष्ट धर्म नहीं है। ये नितांत अलग अलग तरह के हजारों धर्मों, उपासना पद्धतियों और आस्थाओं का जातिवाचक नाम है। जो चीज इन सब को जीववादी बनाती है वो है जगत के प्रति और उसमें मनुष्य की जगह के प्रति एक साझा दृष्टिकोण। ये कहना कि प्राचीन भोजन खोजी शायद जीववादी थे, ये कहने जैसा है कि पूर्व आधुनिक कृषिवादी ज्यादातर ईश्वरवादी थे। ईश्वरवादी यानी कि जो ईश्वर के लिए ग्रीक भाषा के थेओस से बना है। ये दृष्टिकोण है कि विश्व की व्यवस्था मनुष्यों और देवताओं नामक अलौकिक सत्ताओं के एक छोटे से समूह के बीच के क्रमबद्ध संबंध पर आधारित है। ये कहना निश्चय ही सही है कि पूर्व आधुनिक कृषक ईश्वरवाद की ओर उन्मुख थे, लेकिन ये बात हमें कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं देती। ईश्वरवादियों का जातिवाचक सरनामा 18वीं सदी के पोलैंड के यहूदी रब्बियों, 17वीं सदी के मैसाचुसेट्स की चुड़ैलों को जलाने वाले शुद्धतावादियों, मैक्सिको के 15वीं सदी के एज़टेक पुरोहितों, ईरान के 12वीं सदी के सूफी रहस्यवादियों, 10वीं सदी के वाइकिंग योद्धाओं, दूसरी सदी के रोमन सैनिकों और पहली सदी के चीनी नौकरशाहों तक को अपने में समेटता है। इनमें से प्रत्येक दूसरों की आस्थाओं और उपासना पद्धतियों को विचित्र और विधर्मपूर्ण मानता है। जीववादी भोजन खोजियों के समूहों की आस्थाओं और उपासना पद्धतियों के बीच का फर्क भी शायद बहुत बड़ा था। मुमकिन है कि उनके धार्मिक अनुभव अशांत हों और विवादों, सुधारों तथा क्रांतियों से भरे रहे हों, लेकिन ये सचेत सामान्यीकरण उस हद तक सही है जिस हद तक हम अनुमान कर सकते हैं। प्राचीन आध्यात्मिकता की तफसीलों को बयान करने की
कोई भी कोशिश बेहद अनुमान परक है, क्योंकि ऐसा लगभग कोई प्रमाण नहीं है जिसका हम सहारा ले सकें, और जो भी थोड़े से साक्ष्य हमारे पास हैं, मुट्ठी भर वस्तुएं और गुफा चित्र, उनकी व्याख्या हजारों तरह से की जा सकती है। भोजन खोजी किस तरह महसूस करते थे, इसे जानने के बारे में दावा करने वाले अध्येताओं के अनुमान प्रस्तर युग के धर्मों से ज्यादा स्वयं इन अध्येताओं के पूर्वाग्रहों पर रोशनी डालते हैं। मकबरों के अवशेषों, गुफा चित्रों और हड्डी की मूर्तियों के आधार पर तिल का ताड़ बनाने के बजाय साफ तौर पर यह स्वीकार करना बेहतर होगा कि प्राचीन भोजन खोजियों के धर्मों के बारे में हमारे पास बेहद धुंधली धारणाएं ही हैं। हम कल्पना कर लेते हैं कि वे जीववादी थे, लेकिन इससे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। हम नहीं जानते कि वे कौन सी आत्माओं की प्रार्थना करते थे, कौन से त्योहार मनाते थे या किन चीजों को वे वर्जित मानते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नहीं जानते कि वे कौन से किस्से कहते थे। मानव इतिहास की हमारी समझ में ये एक सबसे बड़ा छेद है। भोजन खोजियों की सामाजिक राजनैतिक दुनिया एक और इलाका है जिसके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, अध्येता मूलभूत तथ्यों पर एकमत होने की स्थिति में नहीं है, जैसे कि निजी संपत्ति का अस्तित्व, एकल परिवार और एक विवाहवादी संबंध। संभव है कि अलग अलग समूहों की अलग अलग संरचनाएं रही हों। कुछ क्रमबद्धता में विश्वास करने वाले, सख्त और हिंसक और कठोरतम चिंपैंजी समूह जैसे रहे हो सकते हैं, जबकि दूसरे स्थिर चित्त, अमन पसंद और कामुक बोनोबो के झुंड जैसे रहे हों। सुंगीर, रूस में पुरातत्वविदा ने 1955 में मैमथ यानी विशाल हाथियों का शिकार करने वाली एक संस्कृति से जुड़े 30,000 साल पुराने कब्रिस्तान की खोज की थी। एक कब्र में उन्हें 50 साल के एक आदमी का कंकाल मिला था, जो मैमथ के दांतों से बने मनकों की लड़ियों से ढका हुआ था। इन लड़ियों में पिरोए हुए कुल मनकों की संख्या 3000 थी। इस मृतक के सिर पर लोमड़ी के दांतों से सज्जित एक टॉप था और उसकी कलाइयों पर हाथी दांत के 25 कंगन थे। उसी जगह की अन्य कब्रों में बहुत थोड़ी सी चीजें थी। अध्येताओं ने इससे निष्कर्ष निकाला कि सुंगीर के मैमथ के शिकारी क्रमबद्धता में विश्वास रखने वाले समाज में रहते थे और वो मृतक संभवतः उस समूह या कई समूहों से मिलकर बनी समूची जनजाति का मुखिया रहा होगा। इसकी संभावना कम है कि एक समूह के कुछ दर्जन सदस्यों ने अपने स्तर पर कब्र की इतनी सारी चीजें तैयार की हों। इसके बाद पुरातत्वविदों ने एक और दिलचस्प मकबरे का पता लगाया। इसमें 2 कंकाल थे जो आमने सामने दफन थे। एक कंकाल लगभग 12 या 13 साल के लड़के का था, दूसरा 9 या 10 साल की एक लड़की का था। लड़का हाथी दांत के 5000 मनकों से ढका था। उसने लोमड़ी के दांत वाला टोप और लोमड़ी के 250 दांतों वाला एक बेल्ट पहन रखा था। इतने दांतों के लिए कम से कम 60 लोमड़ियों के दांत निकाले गए होंगे। लड़की हाथी दांत के 5250 मनकों से सज्जित थी। दोनों बच्चों के चारों ओर छोटी मूर्तियां और हाथी दांत की विभिन्न वस्तुएं थी। हाथी दांत का एक मनका तैयार करने में एक दक्ष शिल्पी को शायद 45 मिनट लगते होंगे। दूसरे शब्दों में बाकी चीजों को छोड़ ही दें, लेकिन उन दोनों बच्चों को जिन 10,000 हाथी दांत के मनकों ने ढक रखा था, उन्हें तैयार करने में 7,500 घंटों की बारीक कारीगरी की दरकार रही होगी, अर्थात किसी अनुभवी शिल्पी का 3 साल से ऊपर का श्रम। इसकी कोई संभावना प्रतीत नहीं होती कि इतनी कम उम्र में सुंगीर के बच्चों ने अपने आप को मुखिया या मैमथ का शिकारी साबित कर दिखाया हो। केवल सांस्कृतिक विश्वास ही इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि उन्हें
इतने भव्य ढंग से क्यों दफनाया गया था। एक अनुमान यह है कि उन्हें ये हैसियत अपने माता पिता से मिली होगी। वे शायद मुखिया के बच्चे थे, एक ऐसी संस्कृति में जो या तो परिवार के करिश्मे में विश्वास करती थी या उत्तराधिकारी के सख्त नियमों में। एक दूसरे अनुमान के मुताबिक इन बच्चों को इनके जन्म के समय किन्हीं बहुत पहले मर चुके लोगों की आत्माओं के रूप में देखा गया होगा। एक तीसरा अनुमान कहता है कि इन बच्चों को दफनाए जाने का ये संस्कार जीवन में उनकी हैसियत के बजाय उनके मरने के ढंग को प्रतिबिंबित करता है। उनकी अनुष्ठा पूर्वक बलि दी गई होगी, शायद मुखिया के दफनाए जाने के अनुष्ठान की अंग के रूप में, और फिर उन्हें औपचारिक और प्रभावशाली उत्सव के साथ दफनाया गया होगा। सही जवाब जो भी हो, सुंगीर के ये बच्चे इस बात के श्रेष्ठ साक्ष्यों में से एक हैं कि 30,000 साल पहले सेपियंस ऐसी सामाजिक राजनैतिक संहिताओं को आविष्कृत कर सकते थे जो हमारे डीएनए के हुक्म और अन्य मानव और प्राणी प्रजातियों की आचरण संबंधी प्रतिमानों से बहुत आगे निकले हुए थे। शांति या युद्ध। अंत में भोजन खोजी समाजों में युद्ध की भूमिका का तीखा सवाल आता है। कुछ अध्येता शिकारी संग्रहकर्ता समाजों की शांतिमय स्वर्ग के रूप में कल्पना करते हैं और तर्क देते हैं कि युद्ध और हिंसा की शुरुआत कृषि क्रांति के बाद ही हुई, जब लोगों ने निजी संपत्ति को संचित करना शुरू कर दिया। दूसरे अध्येताओं का मानना है कि प्राचीन भोजन खोजियों की दुनिया असाधारण रूप से क्रूर और हिंसक थी। दोनों ही तरह के विचार हवाई किले हैं जो पुरातात्विक अवशेषों और आज के समय के भोजन खोजियों के मानव वैज्ञानिक पर्यवेक्षणों के बहुत ही कमजोर किस्म के तंतुओं के सहारे जमीनी वास्तविकता से जुड़े हैं। मानव वैज्ञानिक साक्ष्य लुभावना किंतु बेहद उलझा हुआ है। भोजन खोजी आज मुख्यतः आर्कटिक या कालाहारी जैसी अलग थलग और ना रहने योग्य इलाकों में रहते हैं, जहां आबादी का घनत्व बहुत ही कम है और दूसरे लोगों से लड़ने के अवसर बहुत ही सीमित हैं। इसके अलावा हाल की पीढ़ियों में भोजन खोजी उत्तरोत्तर आधुनिक राज्यों की सत्ता के अधीन आते गए हैं, जिसने बड़े पैमानों के तकरारों के विस्फोट को रोक रखा है। यूरोपीय अध्येताओं के पास स्वतंत्र भोजन खोजों की अपेक्षाकृत घनी आबादियों का पर्यवेक्षण करने के सिर्फ 2 अवसर रहे हैं। 19वीं सदी में उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में और 19वीं सदी तथा आरंभिक 20वीं सदी में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अमेरिंडियन और ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी दोनों संस्कृतियों में बार बार सशस्त्र टकराव होते रहे हैं। हालांकि ये बहस करने योग्य है कि ये चीज कालातीत परिस्थिति को दर्शाती है या यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रभाव को। पुरातात्विक निष्कर्ष अपर्याप्त भी है और अस्पष्ट भी। ऐसा कोई भी युद्ध जो 10 हजारों साल पहले हुआ था, उसके कौन से स्पष्ट संकेत देने वाले सुराग बचे रहे होंगे। उस जमाने में कोई किलेबंदियां या दीवारें नहीं हुआ करती थी, कोई तोपें या तलवारें और ढालें भी नहीं हुआ करती थी। मुमकिन है कि युद्ध में प्राचीन भालों का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन वो तो शिकार के लिए भी इस्तेमाल किया गया हो सकता है। हड्डी का टूटा होना युद्ध के घाव या किसी दुर्घटना दोनों की ओर संकेत कर सकता है। ना ही किसी प्राचीन कंकाल में हड्डी के टूटने या कटे होने के निशानों का अभाव इस बात का निर्णायक सबूत हो सकता है कि जिस व्यक्ति का वो कंकाल है वो अकाल मौत का शिकार नहीं हुआ होगा। मौत कोमल ऊतकों के घाव से भी हुई हो सकती है जो हड्डियों पर कोई निशान नहीं छोड़ती। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पूर्व औद्योगिक युद्ध के दौरान 90% से भी ज्यादा लोग हथियारों के बजाय भुखमरी, ठंड और बीमारियों का शिकार होकर मरे थे।
कल्पना करिए कि 30,000 साल पहले एक जनजाति ने अपने पड़ोसी को हराकर उसे भोजन आखेट के वांछित मैदानों से खदेड़ दिया। इस निर्णायक लड़ाई में पराजित जनजाति के 10 सदस्य मारे गए। अगले साल पराजित जनजाति के 100 और सदस्य भूख, ठंड और बीमारियों की वजह से मर गए। इन 110 कंकालों के संपर्क में आए पुरातत्वविद बहुत आसानी से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इनमें से ज्यादातर किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए होंगे। हम ये कैसे कह सकेंगे कि वे सब एक निर्मम युद्ध के शिकार हुए थे? इस तरह पर्याप्त सचेत होकर हम अब पुरातात्विक निष्कर्षों की ओर रुख कर सकते हैं। पुर्तगाल में कृषि क्रांति से ठीक पहले के कालखंड के 400 कंकालों का एक सर्वेक्षण किया गया था। इनमें से केवल 2 कंकाल ही ऐसे थे जो हिंसा के निशान दर्शाते थे। इजराइल में इसी कालखंड के 400 कंकालों के ऐसे ही एक सर्वेक्षण ने मात्र एक खोपड़ी में ऐसी एक दरार का पता लगाया जिसे मानवीय हिंसा से जोड़कर देखा जा सकता था। डैन्यूब घाटी में पूर्व कृषि युग के बहुत से स्थलों से मिले 400 कंकालों के एक तीसरे सर्वेक्षण में 18 कंकालों में हिंसा के साक्ष्य पाए गए। 400 में से 18 की संख्या बहुत बड़ी नहीं लग सकती, लेकिन ये एक बड़ा प्रतिशत है। अगर वे 18 के 18 हिंसा का शिकार होकर मरे थे, तो इसका ये अर्थ होगा कि डैन्यूब घाटी में 4.5% मौतें मानवीय हिंसा की वजह से हुई थी। आज युद्ध और अपराध दोनों को मिलाकर वैश्विक औसत सिर्फ 1.5 है। 20वीं सदी के दौरान सिर्फ 5% इंसानी मौतें मानवीय हिंसा की वजह से हुई थी, और ये उस सदी की बात है जिसमें इतिहास के सबसे रक्त रंजित युद्ध और भीषण नरसंहार हुए। अगर ये रहस्योद्घाटन सामान्य है, तो इसका मतलब है कि प्राचीन डैन्यूब घाटी 20वीं सदी जितनी ही हिंसक थी। डैन्यूब घाटी के अवसादजनक निष्कर्षों को दूसरे इलाकों से हासिल उतने ही निराशाजनक निष्कर्षों की श्रृंखला से समर्थन मिलता है। सूडान के जबल सहाबा में 59 कंकालों वाला एक 12,000 साल पुराना कब्रिस्तान मिला था। तीर के फलक या भाले की नोक 24 यानी 40% कंकालों की हड्डियों में चुभे थे या उनके करीब पड़े हुए थे। एक स्त्री के कंकाल में घाव के 12 निशान थे। बावेरिया की ऑफनेट गुफा में पुरातत्वविदों को 38 भोजन खोजियों के अवशेष मिले, जिनमें मुख्यतः औरतें और बच्चे शामिल थे, जिन्हें 2 कब्रों में फेंक दिया गया था। आधे कंकालों, जिनमें बच्चों और शिशुओं के कंकाल शामिल थे, पर डंडे और चाकुओं जैसे इंसानी हथियारों की चोट के निशान थे। वयस्क पुरुषों के कुछ कंकालों पर हिंसा के निकृष्टतम निशान थे। पूरी संभावना है कि ऑफनेट में भोजन खोजियों के समूचे दल का संहार कर दिया गया हो। इनमें से कौन प्राचीन भोजन खोजियों की दुनिया का बेहतर निरूपण करते हैं? इजराइल और पुर्तगाल के शांतिप्रिय कंकाल या जबल सहाबा और ऑफनेट के कसाई? जवाब है कि दोनों ही नहीं। जिस तरह भोजन खोजी धर्मों और सामाजिक संरचनाओं की व्यापक विविधता को दर्शाते हैं, उसी तरह वे शायद हिंसा की दरों की विविधता का भी प्रदर्शन करते हैं। जहां कुछ इलाकों और कुछ कालखंडों में शांति और अक्षोभ का वातावरण रहा होगा, वहीं दूसरे इलाके और दूसरे कालखंड प्रचंड हिंसा से विदीर्ण रहे होंगे। खामोशी का पर्दा। अगर प्राचीन भोजन खोजियों की जिंदगी के बड़े हिस्से के सिलसिले को फिर से गढ़ना मुश्किल है, तो विशेष घटनाएं व्यापक तौर पर ऐसी हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सकता। जब सेपियंस के किसी समूह ने पहली बार निएंडरथल्स की बसावट वाली घाटी में प्रवेश किया होगा, तो मुमकिन है कि बाद के वर्षों में असाधारण ऐतिहासिक तमाशा देखने को मिला हो। अगर ऐसा कोई टकराव हुआ होगा, तो दुर्भाग्य से उसका कोई भी प्रमाण नहीं बचा होगा, सिवा
बहुत से बहुत कुछ जीवाश्मीकृत अस्थियों और पत्थर के उन मुट्ठी भर औजारों के, जो सघनतम शोधपरक जिज्ञासाओं के समक्ष खामोश बने रहते हैं। हम उनसे इंसानी शरीर रचना, इंसानी तकनीक, इंसानी भोजन और शायद इंसानी सामाजिक संरचना के बारे में कुछ सूचनाएं निचोड़ सकते हैं, लेकिन वे पड़ोसी सेपियन समूहों के साथ इस गठबंधन को आशीर्वाद देने वाली मृतकों की आत्माओं या आत्माओं के आशीर्वाद को हासिल करने के लिए ओझा को गुपचुप दिए गए हाथी दांत के मनकों के बारे में कुछ भी उजागर नहीं करते। खामोशी का ये पर्दा इतिहास के दसियों हजारों साल तक पड़ा रहता है। मुमकिन है कि इन लंबी शताब्दियों के दौरान युद्ध और क्रांतियां हुई हों, उल्लास में धार्मिक आंदोलन हुए हों, गहन दार्शनिक सिद्धांत पैदा हुए हों, अतुलनीय कलाकृतियों की रचना हुई हो। भोजन खोजों के सर्वत्र विजय हासिल करने वाले अपने नेपोलियन रहे हो सकते हैं, जो लग्जमबर्ग से आधे आकार के साम्राज्य पर राज करते रहे हों। प्रतिभाशाली बीथोवन हुए हों, जिनके पास भले ही सिम्फनी ओपेरा का अभाव रहा हो, लेकिन जो अपनी बांसुरियों की धुन से लोगों को द्रवित कर देते हों। और मोहम्मद जैसे पैगंबर रहे हों, जिन्होंने सर्वव्यापी रचयिता खुदा की जबान के बजाय स्थानीय बलूत के वृक्ष की वाणी को प्रकट किया हो। लेकिन ये सब महज अनुमान है। खामोशी का पर्दा इतना मोटा है कि हम इन चीजों के घटित होने के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते। उनका विस्तार से वर्णन करना तो दूर की बात है। अध्येता उन्हीं प्रश्नों को पूछने की ओर प्रवृत्त होते हैं, जिनके उत्तर की वे तर्क संगत ढंग से उपेक्षा कर सकते हैं। शोध के जो साधन अभी तक अनुपलब्ध हैं, उनकी जब तक खोज नहीं कर ली जाती, तब तक हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि प्राचीन भोजन खोजी किन चीजों में विश्वास करते थे, या उन्होंने किस तरह के राजनैतिक नाटकों को अनुभव किया था। तब भी ऐसे प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है जिनके कोई उत्तर उपलब्ध नहीं है। अन्यथा हम मानव इतिहास के 70,000 सालों में से 60,000 सालों को इस बहाने खारिज कर देने की ओर प्रवृत्त होंगे कि जो लोग उस युग में रहते थे, उन्होंने कोई महत्व का काम नहीं किया था। वास्तविकता यह है कि उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए थे। खास तौर से उन्होंने हमारे चारों ओर की दुनिया को उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर आकार दिया था, जितने का एहसास ज्यादातर लोगों को है। लंबी दूरी की पैदल यात्रा करके साइबेरिया, टुंड्रा, मध्य ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तानों और अमेजोनियाई वर्षा वनों में गए लोगों का ऐसा विश्वास है कि उन्होंने ऐसे बेदाग क्षेत्रों में प्रवेश किया है जो मनुष्य के हाथों से लगभग अछूते रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम है। भोजन खोजी हमसे पहले वहां थे और उन्होंने सघनतम जंगलों और नितांत वीरान बिहड़ों में भी जबरदस्त परिवर्तनों को अंजाम दिया। पुस्तक का अगला अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि किस तरह भोजन खोजने वालों ने प्रथम कृषि ग्राम की स्थापना के बहुत पहले हमारे ग्रह के पर्यावरण को नया आकार दिया था। कहानी कहने वाले सेपियंस के यायावर समूह प्राणियों के साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा विनाशकारी शक्ति थे। चैप्टर 4 बाढ़।